नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल लीगल हेल्प बाय अमित सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। आपने मेरे पिछले वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। फ्रेंड्स, आज के सेगमेंट में हम लोग देखेंगे वकालतनामा, पर्चा एडवोकेट, जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस भी कहते हैं, के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, जनरल रूल सिविल में चैप्टर 24 रूल 550 में वकालतनामे के बारे में बताया गया है। जनरल रूल क्रिमिनल चैप्टर 2 रूल 6 में पर्चा एडवोकेट और वकालतनामे के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं वकालतनामा अंग्रेजी में कैसे भरा जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दो बॉक्सेस बने हुए हैं। पहले बॉक्स में 2 रुपये लिखा हुआ है, इसमें हम लोग कोर्ट फीस चिपका देंगे। जैसे यूपी में कोर्ट फीस 2 रुपये है तो 2 रुपये लगाएंगे, दिल्ली में फीस 25 रुपये है तो 25 रुपये लगाएंगे। अगले कॉलम में हम लोग अधिवक्ता कल्याण निधि या एडवोकेट वेलफेयर टिकट यहाँ पे स्टिक कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले कॉलम में देखेंगे यहाँ पर कोर्ट का नाम लिखेंगे हम लोग, ऑनरेबल जज साहब का नाम, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, MM, ACMM, CGM जो भी होंगे, और उनका डिस्ट्रिक्ट। अब देखेंगे पहली बार अगर हम लोग फ्रेश फाइलिंग कर रहे हैं, वकालतनामा फाइल हो रहा है, तो मुकदमा नंबर के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, तो पहली बार ये ब्लैंक होगा। इसके बाद अगर दौरान मुकदमा हम दोबारा फाइल करते हैं तो उसमें मुकदमा नंबर में पता चल जाएगा, मुकदमा नंबर और उसका वर्ष हम लोग लिख देंगे। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर पार्टीज़ की डिटेल लिखी जाएगी, जो मुकदमा कर रहा है उसकी डिटेल लिखी जाएगी। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2 और 3 है तो 3। और उसके नेचर को हम लोग टिक कर देंगे यहाँ पर, प्लेंटिफ, अपीलांट, पिटिशनर या कंप्लेनेंट। स्टेट होगा तो यहाँ पर स्टेट भी लिख देंगे। बनाम वर्सेस, अब यहाँ पर अपोजिट पार्टीज जो हैं उनकी डिटेल यहाँ पे लिखी जाएंगी। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। उन्हीं का नेचर टिक कर देंगे, डिफेंडेंट, रेस्पोंडेंट, एक्यूज्ड। अब आगे देखते हैं हम लोग, एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। जो व्यक्ति किसी अधिवक्ता को पावर दे रहा है, एक व्यक्ति है तो I, एक से अधिक है तो V। उनकी डिटेल, नेम, फादर्स नेम और एड्रेस। नेक्स्ट कॉलम इज, अब जो व्यक्ति पावर दे रहा है वो किस हक के तहत दे रहा है, वो क्या है इस मुकदमे में। डिफेंडेंट है तो डिफेंडेंट लिख देंगे, एक्यूज्ड है, पिटिशनर है, प्लेंटिव है, अपलांट है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद अगली स्टेज आती है हम लोग, नेम ऑफ एडवोकेट। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नेम लिख देंगे। उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर, कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं जो एक क्लाइंट और वकील के बीच में होती हैं। अब इसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में पहुंचते हैं। यहाँ पर देखेंगे सिर्फ हमें वो डेट लिखनी है जिस डेट को ये साइन हो रहा है, वो मंथ लिखना है और वो ईयर लिखना है। इसके बाद साइन ऑफ एडवोकेट, सील ऑफ एडवोकेट, क्लाइंट। अगर क्लाइंट आपके सामने है तो उसकी साइन कर लेंगे हम लोग, कहेंगे क्लाइंट से साइन कर दें। 1 क्लाइंट है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। और अगर क्लाइंट सामने नहीं है, एक क्लाइंट जेल में है तो उसको जेल कस्टडी लिख देंगे, बाकी हैं तो उनके साइन करा लेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं वकालतनामा हिंदी में कैसे भरते हैं। ऊपर जो खाली जगह है यहाँ पर अधिवक्ता कल्याण निधि टिकट और कोर्ट फीस लगा देंगे। इसके बाद न्यायालय का नाम लिखेंगे, सबसे पहले मुकदमा नंबर लिखेंगे। अगर पहली बार फाइल कर रहे हैं, फ्रेश फाइलिंग के समय मुकदमा नंबर नहीं पता होता तो छोड़ देंगे और सन लिख देंगे। नाम फरीकैन में राम बनाम श्याम, ये हो सकता है सिविल के मुकदमे है। राम, श्याम, गीता बनाम राहुल, ये हो सकता है अगर 3 वादी मुकदमा है और 1 प्रतिवादी है। अगर क्रिमिनल का है तो सरकार बनाम वरुण, सरकार बनाम वरुण आदि। अगर कोई कंप्लेंट केस है तो राम बनाम श्याम। पार्टीज नेम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद किस्म दावा। अब आप ये देखेंगे कि किस तरह का दावा है, ये क्रिमिनल है, सिविल, ये उसे लिख देंगे। इसके बाद अगर एक व्यक्ति वकालतनामा में पावर दे रहा है तो एक का नाम लिखेंगे, मैं और उसका नाम पता। अगर 1 से अधिक है तो हम में 1, 2, 3 जितने लोग हैं उनका नाम, सन ऑफ, एड्रेस और उनकी जाति। इसके बाद जो जगह खाली लिख रही है आपको, यहाँ पे लिखेंगे अधिवक्ता की पूरी डिटेल, अधिवक्ता का नाम, उसका एड्रेस, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। ये सब लिखने के बाद में अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं, एक क्लाइंट और वकील के बीच में क्या शर्तें हुई हैं जिसके तहत ये वकालतनामा फाइल हो रहा है। इसके बाद जो व्यक्ति
वकालतनामा में पावर दे रहा है क्लाइंट, उसके साइन होंगे, एक होगा तो एक, दो होंगे तो दो, तीन होंगे तो तीन। चाहे वो अंगूठा लगाता हो तो अंगूठा लगाएगा, साइन करता हो तो साइन करेगा। इसके बाद अगर अंगूठा लगाता है तो साक्षी भी होंगे कि उनके सामने साइन किया है। इसके बाद यहाँ पर वकील के हस्ताक्षर, उसके बाद उनकी मोहर और तारीख। तो ये था हमारा हिंदी में वकालतनामा कैसे भरते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं एक पर्चा एडवोकेट कैसे भरते हैं। जिस प्रकार वकालतनामा में कोर्ट फीस लगाई गई थी वैसे ही कोर्ट फीस इसमें भी लगेगी। स्टेट के अनुसार, कुछ राज्य के अनुसार 2 रुपये या 25 रुपये या 10 रुपये, जैसा राज्य ने निर्धारित किया हो। उसके बाद अधिवक्ता कल्याण निधि की टिकट। पर्चा एडवोकेट और वकालतनामे में डिफरेंस ये होता है कि अगर मुल्जिम जेल में है तो उसके बिहाफ में एक पर्टिकुलर डेट के लिए, सिर्फ एक डेट के लिए हम पर्चा एडवोकेट लगा सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे न्यायालय का नाम, नंबर अभियोग, जुर्म, दफ़ा, जो धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इसके बाद हम आगे देखते हैं नाम, वाद या प्रार्थी या अपीलाट। वादी मुकदमा है तो उसका नाम लिख देंगे। स्टेट है या कंप्लेंट केस है तो ए वर्सेस बी में तो ए लिख देंगे। अपील अगर है तो अपील लिख देंगे। इसके बाद नाम प्रतिवादी, मुल्जिम है तो मुल्जिम का नाम लिख देंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अगर ये मुकदमा सेशन कोर्ट में चला जाता है तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पर अपील के समय में जो मुल्जिम होता है उसका नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा और जो स्टेट होगी उसका नाम नीचे लिखा जाएगा, अगर सरकारी विभाग के अगेंस्ट में हम कोई मुकदमा लड़ रहे हैं। सो वरुण वर्सेस स्टेट, श्याम वर्सेस स्टेट। इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ वकील का नाम लिखा जाएगा। में ABCD एडवोकेट, उनकी पूरी डिटेल, मोहर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी। इसके बाद मिन जानिब मुसम्मी, इसमें लिखेंगे किस मुल्जिम के बिहाफ में हम वकालतनामा की जगह पर्चा एडवोकेट भर रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल लिखी जाएगी, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस। इसके जस्ट बाद में हस्ताक्षर एडवोकेट, यहाँ वकील के हस्ताक्षर हो जाएंगे, मोहर लग जाएगी। उसके आगे हस्ताक्षर मुहर्रिर, ये कोर्ट का काम है, जो कोर्ट में मुहर्रिर होते हैं वो डिटेल चेक करके यहाँ पे एंडोर्स कर देंगे। तो ये था हमारा पर्चा एडवोकेट। ध्यान देने की बात यह है कि पर्चा एडवोकेट सिर्फ एक डेट के लिए होता है। हर डेट में पर्चा एडवोकेट आपको नया दाखिल करना पड़ेगा। मुल्जिम उस वक्त नहीं है आपके सामने, इसलिए सिर्फ उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए आप ये दाखिल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं जिस प्रकार पर्चा एडवोकेट हिंदी में भरा था, इंग्लिश में मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस ऑफ एडवोकेट भरेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर भी कोर्ट फीस लगाएंगे और अधिवक्ता कल्याण निधि की टिकट लगाएंगे। इसके जस्ट बाद में कोर्ट का नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो पार्टीज़ हैं ए वर्सेस बी, अगर अपील हो जाएगी तो इसमें पार्टी जो होगी एक्यूज बनाम नीचे हो जाएगा स्टेट, क्योंकि अगर कभी अपील की हम लोग बात करते हैं उसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, स्टेट के अगेंस्ट में हम अपील करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं द अंडरसाइंड इज अपेयरिंग इन द अबव केस ऑन बिहाफ ऑफ, यहाँ पर मुल्जिम की पूरी डिटेल आ जाएगी, नेम, एड्रेस, फादर्स नेम एंड एवरीथिंग। हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू अपीयर बाय, अब यहाँ पर अधिवक्ता का पूरी डिटेल आ जाएगी, नेम ऑफ एडवोकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड जीमेल आईडी। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर डेट और एडवोकेट के साइन और उसकी सील। ध्यान देने की बात यह है मेमो ऑफ अपीयरेंस हर डेट पे फ्रेश फाइल करना होगा हमें। एक मेमो अगर हमने आज फाइल किया है तो नेक्स्ट डेट में ये वैलिड नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में अक्सर कुछ प्रश्न घूमते रहते हैं, जैसे परेश रावल ने ओ माई गॉड मूवी में जिस प्रकार अपना मुकदमा स्वयं लड़ा था, क्या ऐसा कोई प्रावधान है कानून में कि एक सामान्य व्यक्ति अपना मुकदमा स्वयं लड़ सकता है? हमारे दिमाग में यह भी प्रश्न घूमता है कि अगर किसी मुकदमे में कोई वकील पहले से एंगेज है तो क्या हम दूसरा वकील एंगेज कर सकते हैं? अगर हाँ तो उसका प्रोसेस क्या है? आजकल हम देखते हैं कि सामान्यतः कुछ लोग फर्जी वकील बनकर कोर्ट में और अन्य जगहों पर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। क्या इन फर्जी वकीलों के खिलाफ कोई कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं? आइए चलिए हम लोग देखते हैं कानून में बनाए गए प्रावधान इन सभी प्रश्नों के बारे में। आइए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 2 CRPC 1973 क्या कहता है।
pleader when used with reference to any proceeding in any court means a person authorized or by under any law for the time being in force to practice in such court and includes any other person appointed with the permission of the court to act in such proceedings. Order 3 Rule 4 CPC 1908 के बारे में देखते हैं क्या कहता है. Appointment of pleader. No pleader shall act for any person in any court unless he has been appointed for the purpose by such person by a document in writing signed by such person or by his recognized agent or by some other person duly authorized by or under power of attorney to make such appointment. इसका मतलब एक अधिवक्ता जिसका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ स्टेट में हो चुका है वो प्लीडिंग कर सकता है, या फिर जिसे कोर्ट परमिट कर देती है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कहता है हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 चैप्टर 4 राइट टू प्रैक्टिस सेक्शन 29 के बाद अब हम लोग करते हैं एडवोकेट्स टू बी द ओनली रिकॉग्नाइज्ड क्लास ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ. Section 30 Right of Advocates to Practice. Section 33 Advocates alone entitled to practice. ये तीन सेक्शन कहते हैं कि सिर्फ अधिवक्ता को ही राइट है प्रैक्टिस करने का. लेकिन जस्ट अगर हम अगले सेक्शन की बात करते हैं हम लोग सेक्शन 32 Powers of Court to Permit Appearance in Particular Cases. Notwithstanding with anything contained in this chapter, any court authority or person may permit any person not enrolled as an advocate under this act to appear before it or him in any particular case. इसका मतलब जो ये तीन सेक्शन 29, 30 और 33 कह रहे हैं इसके जस्ट अपोजिट कोर्ट के पास एक पावर होती है सेक्शन 32 में कि एक ऐसे व्यक्ति को भी कोर्ट पावर दे सकती है अगर कोर्ट से परमिशन मांगता है कोई व्यक्ति कि वो अपने केस को प्लीड कर सके, अपने केस की पैरवी कर सके. तो ध्यान देने की बात यह है सिर्फ अधिवक्ता को ही अधिकार है कोर्ट में प्रैक्टिस करने का, बशर्ते एक्सेप्शन क्या है सेक्शन 32 में एक सामान्य व्यक्ति को भी कोर्ट पावर दे सकती है कि आप अपने मुकदमे को प्लीड कर सकें. आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ रूलिंग और साइटेशंस जो कि एक सामान्य व्यक्ति को अपने मुकदमे में पैरवी करने का अधिकार देती हैं. पहला मुकदमा है आमिर हजमा शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 7 अगस्त 2019. सेकेंड इज टीसी मथाई एंड अदर्स वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 31 मार्च 1999. एक बहुत फेमस केस है बेस्ट बेकरी केस. जहीरा हबीबुल्ला एच शेख एंड another versus state of Gujarat and others, Supreme Court of India 12th April 2014. आप इसमें देखेंगे कि इन सारी साइटेशंस और रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोर्ट को ऐसा महसूस होता है कि कोई व्यक्ति परमिशन मांग रहा है कि मुझे अपने मुकदमे में पैरवी की परमिशन दी जाए तो एक कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो परमिशन दे या ना दे. अगर कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट परमिशन दे सकती है. आइए अब हम लोग देखते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या गाइडलाइंस हैं. रूल्स ऑन एन एडवोकेट्स ड्यूटी टुवर्ड्स फेलो एडवोकेट्स. रूल 5 क्या कहता है कंसेंट ऑफ फेलो एडवोकेट टू अपीयर. एन एडवोकेट शुड नॉट अपीयर इन एनी मैटर वेयर अनदर एडवोकेट हैज फाइल्ड अ वकालतनामा और मेमो फॉर द सेम पार्टी. हाउएवर the advocate can take the consent of other advocate for appearing. इसका मतलब अगर किसी मुकदमे में एक अधिवक्ता का वकालतनामा पहले से ही लगा हुआ है, पहले से ही वो अधिवक्ता नियुक्त है, तो दूसरा अधिवक्ता उसमें वकालतनामा लगाने से पहले एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या कंसेंट ऑफ पीरियर जो पुराने एडवोकेट थे उनकी कंसेंट की आवश्यकता पड़ेगी. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. अगर कोई व्यक्ति झूठा वकील, फर्जी वकील बनकर किसी जगह कार्यरत है तो उसके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई की जा सकती है. सेक्शन 45 ऑफ एडवोकेट एक्ट के तहत पेनल्टी फॉर पर्सन इलीगली प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट्स एंड बिफोर अदर अथॉरिटीज. एनी पर्सन हु प्रैक्टिसेस इन एनी कोर्ट और बिफोर any authority or person
in or before whom he is not entitled to practice under the provision of this act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months. That means 6 महीने का कारावास उसको दिया जा सकता है. तो कृपया ध्यान दें, फर्जी वकील बनकर आप कहीं पे भी ना प्रैक्टिस करें, अन्यथा आपको जेल भी हो सकती है. फ्रेंड्स, in my next video I'll tell you about bail bonds, surety bonds, personal bonds, bond to keep the peace and affidavits. Friends, thanks for watching my YouTube channel Legal Help by Amit Singh. If you like and subscribe my channel, it will give me an encouragement. In future I'll be able to make more helpful videos for you. Thanks for watching. Keep watching and keep sharing my videos. Thanks a lot.